नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राज़ील देश के बारे में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत जो मैं बात कर रहा था, इससे पहले मैंने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए थे। मैंने कोलंबिया के बारे में बताया था, मैंने वेनेजुएला के बारे में बताया था, इक्वेडोर, पेरू, गयाना, फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, इन सब देशों की चर्चा कर चुके थे। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि आखिर ब्राज़ील में जो अमेज़न के वर्षावन है उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप चाहें तो उसका मानचित्र बना सकते हैं, आपके सामने मैप बना हुआ है, मानचित्र बना लेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं ब्राज़ील की। तो मैंने बताया था कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी और किस देश से सीमा लगाता है ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी होता है जानने के लिए। तो उसी क्रम में हम ब्राज़ील के बारे में भी हम देखेंगे कि आखिर किसके लिए जाना जाता है और आसपास की वाटर बॉडी कौन कौन सी हैं। तो जब ब्राज़ील की बात करते हैं तो वाटर बॉडी में देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन से इसकी सीमा लगती है। अटलांटिक ओशियन से इसकी सीमा लगती है। आप ये इस तरफ देखें तो पूरा अटलांटिक ओशियन ही है और ये पूरी तरीके से आप जान ही रहे हैं। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, या यूँ कहें तो लैटिन अमेरिका का भी सबसे बड़ा देश है। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? लैटिन अमेरिका में दक्षिण अमेरिका पूरा आ जाता है, फिर मध्य अमेरिकी देश आते हैं और बात करेंगे तो मैक्सिको और कैरेबियन के देश आते हैं, जिनको हम संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका बोलते हैं। लैटिन अमेरिकी वो देश हैं जिनमें स्पेनिश और पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती है, उनको लैटिन अमेरिकी देश के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील की बात करेंगे तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में बता दूँ तो पुर्तगाली ही है। आइए बात करते हैं आसपास की वाटर बॉडी की। बात मैंने बताई कि ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। ये पूरा आप यहाँ से देख रहे हैं, पूरा अटलांटिक ओशियन है। ये फ्रेंच गुयाना से लेकर के पूरा ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, उरुग्वे तक पूरा अटलांटिक ओशियन ये पड़ता है। और आसपास के देशों से किसकी सीमा लगती है उसकी बात करेंगे तो ये ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी सीमा दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से लगती है, दो देशों को छोड़कर। वो देश कौन कौन से हैं? एक है इक्वेडोर और दूसरा है चिली। इक्वेडोर और चिली दो ऐसे देश हैं जिनसे छोड़कर ब्राज़ील की सभी देशों से सीमा लगती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, ये कोलंबिया लिखा हुआ है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गयाना। फ्रेंच गयाना को एक देश नहीं कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फ्रांस के अधीन एक क्षेत्र कह सकते हैं। तो फ्रेंच गयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इतने देशों से इसकी सीमा लगती है। अब आइए बात करते हैं ब्राज़ील के अंदर। मुख्य रूप से ब्राज़ील जो जाना जाता है वो घने अपने वनों के लिए और यहाँ की फेमस नदी अमेज़न के लिए जाना जाता है। अमेज़न की बात करेंगे तो निकलती है एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है और इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं और इन नदियों का एक जाल सा बनाती है और इसके आसपास के क्षेत्र में घने वर्षावन या जंगल पाए जाते हैं। इस वजह से और ये इन घने वन इतने ज़्यादा हैं जो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और एक कार्बन स्टॉक के रूप में भी काम करते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, धरती के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। किस लिए? क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए नहीं कि कार्बन को स्टॉक किए हुए हैं। तो इसको याद रखेगा। बाकी बात करेंगे तो अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी जल धारण कर क्षमता वाली नदी है और इस क्षेत्र के इसके अपवाह क्षेत्र में बहुत ही जैव विविधता पाई जाती है। बहुत से जीव अपना आश्रय स्थल है उनके लिए, बहुत सारे, चाहे वो बहुत से सरीसृप हो, एनाकोंडा से लेकर के दुनिया भर की बहुत सी प्रजातियाँ ऐसी जो हैं वो अमेज़न में वर्षा वनों में हमें देखने को मिलती हैं। इसकी सहायक नदियों को बात करेंगे तो इसको आप दाएं और बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों से आप जोड़ सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जो आप देखेंगे तो इस नदी का अपवाह क्षेत्र इस तरफ है, तो इसका जो दायां होगा वो नीचे की तरफ, बायां ऊपर की तरफ होगा। ये नदी इस तरह बहेगी। आप मान लीजिए इस दिशा में खड़े हैं तो आपका बायां किस तरफ होगा? बायां उत्तर की तरफ और दायां दक्षिण की तरफ होगा। ये आप याद रखिएगा। तो कौन कौन सी? नेग्रो, पुरुष, मदेरा, तपाजोस, जिंगू, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सब क्या इसकी सहायक नदियाँ। बाकी और जब बात करेंगे तो सैन फ्रांसिस नाम की यहाँ पर एक नदी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पराना और पराग्वे, पराना पराग्वे नाम से दो यहाँ पर नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इनकी चर्चा हम जब उरुग्वे की बात कर रहे होंगे तो उसमें करेंगे, क्योंकि अभी कोई चर्चा करने का मतलब नहीं है। इन दोनों की संयुक्त धारा रियो दी ला प्लाटा, इससे पहले पराना से पहले उसको बोलते हैं अल्टो पराना, वो हम आगे बात करेंगे। इस पे प्रमुख बांध और प्रमुख जलप्रपात, उन सब की चर्चा इसमें आगे चल करके वीडियो में करेंगे। तो ये पराना पराग्वे, सैन फ्रांसिस और अमेज़न, उसकी सहायक नदियाँ पुरुष, मदेरा, तपाजोस, जिंगू, नेग्रो,
इतनी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये भी याद रखेगा। बाकी और बात करेंगे तो मैंने बताया ही, ये ब्राज़ील पूरी तरीके से अपने घने वर्षावन, यहाँ के मैदानी क्षेत्र और वनों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है और दलदल के लिए जाना जाता है। अब कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं उनकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम की तरफ से, लेते हैं पूरब की तरफ से और पश्चिम की तरफ चलते हैं। पूरब की तरफ हम जब देखेंगे तो हमें सबसे किनारे की तरफ यहाँ पर हमें दिखेगा माटा अटलांटिका। इसको आप सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, माटा अटलांटिका क्या है, तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में नाम है माटा अटलांटिका, जिसका मतलब है अटलांटिक फॉरेस्ट। इसके तट के सहारे पर इस हिस्से में ये जो मैं लाइन खींचे दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, इससे किनारे पर पूरा एक वन पाया जाता है जिनको बोला जाता है माटा अटलांटिका। अटलांटिक के तट के सहारे हैं तो तटीय वन एक तरीके से कह सकते हैं। बाकी दक्षिण के क्षेत्र में अरा उसारिया नाम से सदाबहार वन पाए जाते हैं। पाइन के पेड़ यहाँ पर आपको दिखेंगे, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेगा, कोई मतलब नहीं वैसे याद रखने का। अरा उसारिया जो सदाबहार वन है वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र में, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जो घास के मैदान है वो पाए जाते हैं, जिनका नाम है सिराडो। तो सिराडो क्या है, उष्णकटिबंधीय या उष्ण सवाना तुल्य जलवायु के तहत ये कह सकते हैं घास के मैदान है, सवाना, ये सेराडो इनको बोलते हैं, मध्यवर्ती ब्राज़ील में पाए जाते हैं। बाकी ये घने वर्षा वन, सेल्वा वगैरह के जो जंगल आप सुनते हैं, उन सब के लिए ये पूरा एरिया जाना जाता है, सेल्वास उनके लिए जाना जाता है। बाकी जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं पेंटानल। पेंटानल दलदली क्षेत्र है। विश्व के सबसे बड़े दलदलों में से एक का नाम है, इसका नाम है पेंटानल। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं सुड कहाँ है, सूडान में जैसे नहीं पढ़ते हैं सुड, जो घास बड़ी बड़ी घास है, दलदल पूरा एरिया, नील नदी के पास का पूरा एरिया जिसको बोलते हैं सुड। कहते हैं कि इंग्लैंड के बराबर लगभग एरिया वो सुड का एरिया आ जाता है। उसी तरीके से ये पेंटानल है, ये भी सबसे बड़े दलदलों में से एक है। पेंटानल काफ़ी फेमस है, इसको याद रखिएगा। पेंटानल परीक्षा में सुमेलित करने के लिए आपसे कभी भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लगा लीजिएगा, इससे प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पेंटानल जरूर याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकते हैं। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दलदली क्षेत्रों की जब बात सुमेलित करने के लिए कहीं आएगा, सुड हो गया, पेंटानल हो गया, तो ये प्रश्न आपसे बनेगा। दूसरा, ये वाला क्षेत्र ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पठारी क्षेत्र है, ऊपर की तरफ गिनी उच्च भूमि है, पठारी क्षेत्र है। मध्यवर्ती क्षेत्र मतलब कि अगर जिसका क्षैतिज रूप से बना है तो इस तरीके से बनेगा, ये हो गया ऊपर का पठारी क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र में जो है नदी वगैरह बहती, घाटी वगैरह दलदल है, इसके बाद में ये वाला फिर पठारी क्षेत्र, इस तरीके से कुछ ब्राज़ील बनेगा। ये पठारी क्षेत्र ऊपर का, मध्यवर्ती क्षेत्र ये पूरा घाटी के जैसे है जिसमें से अमेजन नदी बहती है और पूरा यहाँ पर जंगल वगैरह पाए जाते हैं। और ये वाले क्षेत्र में आएंगे तो फिर ये पठारी क्षेत्र आ जाएगा, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोल सकते हैं, ये यहाँ पर है इस तरीके से। बाकी यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि होती है जिसका नाम है रोका। क्या बोलते हैं, रोका बोलते हैं। सुमेलित करने के लिए इससे प्रश्न आएगा कि स्थानांतरित कृषि रोका कहाँ होती है, तो रोका ब्राज़ील में आपको सुमेलित करना रहेगा। तो रोका ब्राज़ील में, पहली बात तो आपको इसमें याद क्या करना है, स्थानांतरित कृषि होती क्या है। चलवासी कृषि मतलब कि घूम घूम कर कृषि करना, एक बार यहाँ पे फसल उगाना, पेड़ों को काटना, वहाँ पे फसल उगाना, फिर आगे बढ़ जाना, पेड़ों को काट देना, फिर आगे फसल उगाना, इस तरीके से इसको बोलते हैं चलवासी कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। उसी के तहत उसका स्थानीय स्तर पे नाम जो है वो रोका है, ब्राज़ील में रोका है, याद रखेगा। अब औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे, और कुछ इसमें कुछ खास मुझे लगता नहीं कि और कुछ है। प्रमुख शहर जैसे हैं बेले होरिजेंटे, रियो दी जेनेरियो, साओ पोलो, और इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया जो बीच में पड़ती है, जो सिराडो घास के मैदानों के बीच में है। अब बलेम जो है, इसके प्रमुख शहरों की बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र, बलेम ऑटोमोबाइल, रियो दी जेनेरियो वित्तीय राजधानी, और साओ पोलो कहवा मंडी। ये प्रश्न आता है साओ पोलो से, कहवा मंडी। और बेलो होरिजेंटे स्टील उद्योग के लिए जाना था, साओ पोलो कहवा मंडी और ऑटोमोबाइल के लिए जाना था। लेकिन जो आपसे प्रश्न आएगा साओ पोलो कहवा मंडी के लिए। यहाँ पर एक सेंटोस बंदरगाह भी है, उसको भी लिख लीजिएगा, सेंटोस। जिसको बोला जाता है कहवा बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह है, कहवा बंदरगाह के नाम। ये साओ पोलो कहवा मंडी है, वो कहवा बंदरगाह है सेंटोस। खनिज ईटाबरी है, लौहेस के लिए जानी जाती है। अमापा ओरोप्रोटो
मैग्नीज के लिए जानी थी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ऊपर की 2 हैं। ओरो प्रोटीन नहीं आती है, कि ऊपर की 2 इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, साओ पोलो कहवा मंडी के लिए जाना जाता है। बाकी और मैं एक बात बता दूं कि जो ये नदी बहती है अमेजन नदी जो जिस क्षेत्र में गिरती है उस जगह का नाम है, वहाँ पर अमापा बोलते हैं। अटलांटिक में गिरती है, उस जगह का नाम है अमापा। अमापा के पास में यहाँ पर आपको एक द्वीप दिखेगा, इसको बोलते हैं मराजो द्वीप। मराजो द्वीप एक गाड़ी नहीं आई थी महिंद्रा मराजो, लेकिन वो मराजो नहीं है, ये मराजो द्वीप है। यहाँ पर याद रखेगा, ये वाला हिस्सा है क्या, मराजो द्वीप है। और मकापा इसका जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये डेल्टा अपना बनाती है जहाँ पर गिरती है, वो क्षेत्र है मकापा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। और ये इतनी चीज़ें हैं ब्राज़ील में, और कुछ खास मुझे इसमें लगा नहीं। आसपास के देशों की आप देख लीजिएगा, बाकी जनसंख्या के क्षेत्र में कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, वो आप सब जानते ही होंगे, कई बार मैं उसको बता भी चुका हूँ, तो आप इसमें बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ बात करते हैं अर्जेंटीना की। काफ़ी खूबसूरत सा देश है और काफ़ी इसमें पढ़ने के लिए आपको कई सारे तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देश जब बात करेंगे तो बात करेंगे अर्जेंटीना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।